गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये अपना फर्स्ट चैप्टर है, एक बार इसको रिवाइज करेंगे दोबारा से। फर्स्ट चैप्टर है अपना संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। सबसे पहले है इसमें प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी होती हैं? जो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू, जिनको नेचुरल नंबर भी बोला जाता है। सेकंड है पूर्ण संख्याएं, जो 0 से शुरू होती हैं और 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू, और पूर्ण संख्याओं को होल नंबर बोला जाता है। उसके बाद है पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। कौन से होते हैं? इसमें सभी नेगेटिव संख्याएं होती हैं, 0 होता है और सारी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं। उसके बाद है परिमेय संख्याएं, जिनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। कौन से होते हैं? वो होते हैं जिन्हें p बटे क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहाँ पे p और क्यू कोई भी इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब वही, कोई भी नेगेटिव संख्या भी हो सकती है और पॉजिटिव संख्या भी हो सकती है। और जो क्यू की वैल्यू होती है वो नॉट इक्वल टू 0 होती है, मतलब ये जो नीचे वाली टर्म है यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद है अपरिमेय संख्याएं, यानी कि इरेशनल नंबर। कौन से होते हैं? जिनको हम p बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो हमको रूट की फॉर्म में मिलेंगी, और ऐसा रूट मिलेगा जिसका पूरा रूट हम नहीं निकाल सकते। अगर हम इनका रूट निकालेंगे तो ये डेसिमल में मिलता है, ठीक है। अगर कोई ऐसी संख्या है जिसका रूट आप पूरा निकाल सकते हो, जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर √4। अगर हम √4 लिखेंगे तो क्या होगा कि हम 4 का रूट पूरा निकाल सकते हैं। 4 का रूट पूरा निकल जाएगा तो ये एक परिमेय संख्या बोली जाती है, ये अपरिमेय संख्या नहीं होती। उसके बाद है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों को इकट्ठा कर दिया जाता है, जिनको हम रियल नंबर भी बोलते हैं। उसके बाद है शांत दशमलव प्रसार। क्या होता है? जिसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। यदि कोई संख्या है बटे वाली, अगर हम उनको डिवाइड करते हैं, अंश को हर से अगर हम डिवाइड करेंगे, तो अगर आपका जो शेषफल है वो 0 आ जाता है तो वो होता है शांत दशमलव प्रसार या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें भी वही चीज़ है, इसमें भी हम सिर्फ अपना शेषफल ही चेक करते हैं। अगर आपका शेषफल 0 नहीं आता है तब हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, यानी कि कोई भी बटे वाली टर्म हो, बटे वाली मतलब p बटे क्यू वाली, जिसको हमने परिमेय संख्याएं बोला था। तो कोई भी बटे वाली टर्म p बटे क्यू वाली जिसका शेषफल अगर 0 आता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाता है। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद 2 नए वर्ड और हैं आपके लिए। एक तो है अनवसानी आवर्ती, या फिर इसका दूसरा नाम है अनवसानी पुनरावृत्ति, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। उसके बाद है अनवसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसमें क्या होता है? ये जो होता है अनवसानी आवर्ती या पुनरावृत्ति, ये वही चीज़ होती है जो हमने अभी पीछे की थी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि अगर आपका शेषफल कभी भी 0 नहीं आता है, अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो होगा क्या? होता पता है क्या है? आपका जो भागफल है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। 2 ही चीज़ हो सकती हैं, या तो शेषफल 0 आएगा या फिर शेषफल 0 नहीं आएगा। अगर शेषफल 0 आ गया तो टर्मिनेटिंग, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर शेषफल 0 नहीं आता है फिर क्या होता है? फिर भी 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपका भागफल रिपीट करेगा, रिपीट करेगा तो मतलब पुनरावृत्ति, ठीक है, या फिर आपका भागफल रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपका भागफल रिपीट करता है, जिसमें शेषफल 0 नहीं आएगा उसमें आपका भागफल रिपीट करेगा अशांत में, तो उसमें क्या होगा आपका? उसमें आप उसको अनवसानी पुनरावृत्ति भी लिख सकते हैं। उसके बाद है अनवसानी अनावर्ती। इसमें क्या होता है? ना तो इसमें आपका शेषफल 0 आता है और ना ही इसमें आपका जो भागफल आता है वो रिपीट होता है, तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग बोलते हैं, ठीक है। कौन सी टर्म होती है ये? जैसे कि ये है पाई की वैल्यू 3.14159 एंड सो ऑन अप टू, ये ऐसे ही चलती जाती है, ये भागफल कभी भी रिपीट नहीं होगा आपका, ठीक है। जो सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं √2 √3, अगर आप इनका रूट निकालोगे तो डेसिमल में निकलेगा
और कहीं तक भी निकालते जाओ वो कभी भी रिपीट नहीं होता आपका। और ये टर्म है जैसे 0.1010010001, क्या है इसमें, जैसे यहाँ पे 1 लिखा, 1 0 लगा दी, फिर 1 लिखा, फिर 2 0 लगा दी, फिर 1, फिर 3 0, फिर 1, फिर 4 0 एंड सो ऑन अप टू, ऐसे ही चलती जाएगी। ठीक है, इसमें भी हमारी टर्म रिपीट नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो ये ऐसी जो टर्म होती हैं उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकवरिंग टर्म बोलते हैं, अनवसानी अनावर्ती। उसके बाद ये कुछ एक फॉर्मूले हैं, इसमें कोई भी दो संख्याएं a और b होंगी, अगर उनका इकट्ठा रूट दे रखा है तो हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग से रूट निकाल के उनकी गुना करवा सकते हैं। या फिर कोई भी दो a और b टर्म हैं, उनकी डिवाइड करवा रखी है और फिर रूट निकाल रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग से रूट निकाल के फिर उनको डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब a और b दोनों सेम होती हैं, ये दोनों a सेम है, दोनों b सेम है, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, जो भी आपकी पहली टर्म है उसका स्क्वायर माइनस में जो भी आपकी दूसरी टर्म है उसका स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है रूट a प्लस रूट b, रूट a माइनस रूट b, पहली दोनों टर्म सेम है, दूसरी दोनों टर्म सेम है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो हमको क्या करना है, पहली टर्म का स्क्वायर क्या थी, रूट a का स्क्वायर, माइनस में दूसरी टर्म का स्क्वायर जो थी रूट b का स्क्वायर, रूट a का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो a बचता है, वही यहाँ पे रूट b का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो b बचता है। फॉर्मूला यही लगा हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हमारा आ चुका है, a प्लस b का स्क्वायर, पता ही है इसका, तो पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म, चाहे ये पहली और दूसरी टर्म कुछ भी दे रखा हो आपको। अब जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे पहली टर्म मेरी रूट a है और दूसरी टर्म मेरी रूट b है, तो हम क्या करेंगे, पहली टर्म का स्क्वायर यानी कि रूट a का स्क्वायर जो कि क्या आएगा a, दूसरी टर्म का स्क्वायर इसका, तो रूट b का स्क्वायर कितना आएगा b, और प्लस में 2 इंटू पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म यानी कि रूट a इंटू रूट b, तो उसको हम इकट्ठा रूट ऑफ a भी लिख सकते हैं क्योंकि हम अभी यहाँ करके आए थे, रूट a इंटू रूट b को a और b का इकट्ठा रूट हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है a की पावर p इंटू a की पावर q, a आपका बेस माना जाता है, ये जो ऊपर लिखी होती हैं ये आपकी पावर्स होती हैं। ठीक है, अगर आपका बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो अगर बेस सेम है तो आपकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अगर अलग अलग है तब भी और अगर सेम है तब भी, ये मत सोचना कि अगर बेस सेम है पावर सेम आ जाएगी तो वो ऐड नहीं होंगी। बेस अगर सेम है, ठीक, तो पावर चाहे सेम हो चाहे अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तब वो दोनों पावर आपकी ऐड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है a की पावर p बटे a की पावर q, इसमें भी बेस a है दोनों का और दोनों की पावर अलग अलग है p और q, और इनको डिवाइड करवा रखा है। प्रोडक्ट में तो क्या होता है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, लेकिन डिवाइड में क्या होगा, अगर बेस सेम है आप डिवाइड करवा रहे हो तो उनकी जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो a की पावर p माइनस q लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है a की पावर p और उसकी होल पावर q, तो 2 बार पावर आई हुई है तो हम इन दोनों पावर्स की गुना करवा देते हैं, तो इकट्ठी पावर लिख देती हूँ इसकी, a की पावर p और q की गुना करके जो भी आएगा मेरे पास। उसके बाद है a की पावर p इंटू b की पावर p। अब इसमें देखेंगे, इसमें बेस तो डिफरेंट है, a और b है, लेकिन पावर सेम है। ठीक, अगर बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो दोनों सेम पावर को तो इकट्ठा लिख देती हूँ और दोनों बेस की गुना करवा देते हैं। ठीक, ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमने याद रखने हैं। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है, जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1। उसमें हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास पहला सम है कि क्या जो शून्य है वो एक परिमेय संख्या है। पूछता है हमसे कि शून्य एक परिमेय संख्या है, यदि है तो क्या आप इसको p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे p और q कोई भी पूर्णांक है, तो हम कहेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। अगर है तो परिमेय संख्या कौन सी होती थी, जिनको हम p बटे q की फॉर्म में लिखते थे,
है ना। तो हम शून्य को p बटे क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं, क्या मैं शून्य को लिख सकती हूँ 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन अप टू, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0। तो जिस भी टर्म को हम बटे की फॉर्म में लिख दें तो वो सारी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं जो 0 है वो एक परिमेय संख्या है जहाँ पे p और q कोई भी पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब इंटीजर, और इंटीजर्स कौन से होते थे, पूर्णांक अभी बताया था हमने, जिसमें सारी नेगेटिव टर्म्स थी, 0 था और सारी पॉजिटिव टर्म्स थी, वो हमारे पूर्णांक थे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्म है और 0 है, दोनों पूर्णांक हैं। और एक कंडीशन और थी बटे की फॉर्म के लिए कि आपका जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो हमने नीचे 0 नहीं लिखी है, हमने ऊपर लिखी है। और अगर ऊपर 0 आ जाती है किसी भी टर्म के तो वो पूरी टर्म 0 बन जाती है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, उसमें कहता है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं हमने निकालनी है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान से करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। जिन भी दो संख्याओं के बीच में आपने परिमेय संख्याएं निकालनी हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेरे को पता है परिमेय संख्याएं बटे की होती हैं। अगर आपको यहाँ बटे की दे रखी थी तो ठीक था, लेकिन ये दोनों टर्म बटे की नहीं है, तो इनको पहले हम बटे की बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, बटे की बनाने के लिए मैं इनके नीचे 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 की डिवाइड करूँगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बटे की तो बन गई, अब इनके बीच की निकालनी है। इनके बीच की मेरे को 6 निकालनी है, तो मैं 7 की गुना करवा देती हूँ। पहली टर्म में भी 7 की गुना और दूसरी टर्म में भी 7 की गुना, गुना भी और भाग भी दोनों करवाएंगे हम, क्योंकि गुना और भाग करवाएंगे तो वही टर्म रह जाती है हमारे पास। 3/1 था, 7 की गुना 7 की भाग, 4/1 था, 7 की गुना 7 की भाग। तो ये क्या बन जाएगा, गुना करवा दो, 7 की और 3 की गुना 21, 7 की और 1 की गुना 7, 7 की और 4 की गुना 28, 7 की और 1 की गुना 7। तो मेरे पास 3 और 4 था, मैंने 3/1 4/1 बनाया, फिर मैंने दोनों में 7 की गुना और भाग करवा दी, तो मेरे पास टर्म बन गई 21/7 और 28/7। ठीक है, तो अब इनके बीच की संख्याएं हम लिख सकते हैं। कौन सी, 21/7 तो है ही, उसके बाद आ जाएगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और एक ये 28/7। तो इन दोनों के बीच की परिमेय संख्याएं ये निकल जाएंगी। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आता है। 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं, ठीक है, इनके नीचे 1 लिख सकते हैं। 6 निकालनी है तो 7 की गुना और 7 की भाग, पहले टर्म में भी और दूसरी टर्म में भी 7 की गुना और 7 की भाग, सिर्फ इनकी गुना करवानी है। ठीक, और इनके बीच की संख्याएं नहीं हैं। तो ये 6 परिमेय हैं जो 3 और 4 के बीच में आएंगी। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन अगला भी दे रखा है, उसमें आपको दे रखा है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकालो। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें तो बटे वाली आपके पास पहले ही है, हमने 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 6 की गुना करवा देंगे और 6 की भाग। ऐसे ही यहाँ पर 6 की गुना और 6 की भाग, गुना करवा दो, 6 की और 3 की, 6 की और 5 की 30, 6 की और 4 की 24, 6 की और 5 की 30। तो ये बन गई 18/30 और 24/30। ठीक है, तो इनके बीच की लिख देते हैं। अब 18 के बाद आ जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30 ही है। तो ये 5 संख्याएं मेरी इन दोनों के बीच की, ये दोनों यहाँ से आई थी, ये दोनों यहाँ से निकाली थी, तो इन दोनों के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ये निकल जाएंगी। ठीक है, दोनों सम इम्पोर्टेंट हैं, बहुत बार आते हैं आपके एग्ज़ाम में और बहुत आसान सम है। ठीक है जी,
अच्छा, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले मेरे को बताएंगे प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से? जो 1 से शुरू होते हैं। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 0 से शुरू होती हैं। तो ये कहता है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये सत्य है। कैसे? प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण कह सकते हैं। ठीक है, क्यों कह सकते हैं? क्योंकि मेरी प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं मेरी 0 से शुरू होती हैं। तो अगर मैं यहाँ से भी लिखना शुरू करूँगी तब भी ये पूर्ण संख्याएं तो बोली जाएंगी ना। तो हर प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहा जा सकता है, लेकिन पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्ण में तो मेरी 0 से शुरू होती हैं, तो इसमें 0 आती ही नहीं है ना। तो प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। उसके बाद है सेकंड पार्ट, इसमें कहता है प्रत्येक जो पूर्णांक होता है वो एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक को एक पूर्ण संख्या कहा है। पूर्णांक कौन सा? पूर्णांक हमने बताया था इंटीजर्स बोलते हैं जिसको, इंटीजर्स। और पूर्णांक इसके वर्ड से ही पता चलता है, पूरा अंक, पूर्ण प्लस अंक, पूर्णांक जो पूरा अंक होता है। और पूर्ण संख्याएं जो हमारी 0 से शुरू होती हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स कौन से थे? इसमें सारी नेगेटिव थी, 0 था, और सारी पॉजिटिव थी। और पूर्ण संख्याएं मेरी 0 से शुरू होती हैं, लेकिन पूर्ण में मेरी नेगेटिव तो नहीं होती है ना। तो पूर्णांक को हम पूर्ण संख्या नहीं कह सकते, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव संख्याएं हैं ये जो हैं ये पूर्ण नहीं हैं। नेगेटिव संख्याएं पूर्ण में नहीं आती, तो इसीलिए हम पूर्णांक को पूर्ण संख्या नहीं कह सकते। ठीक है जी। उसके बाद है आपका जो प्रत्येक परिमेय संख्या है वह एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या कौन सी? जो बटे की होती है, जिसमें क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। पूर्ण संख्या कौन सी? वही 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू। ठीक, तो हर बटे वाली संख्या को हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। तो ये भी आपका असत्य है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याएं तो मेरी 0, 1, 2, 3 होती हैं और बटे वाली 1/2 है। अगर मैं 1/2 की बात करूं तो ये परिमेय तो है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं होती। इस टर्म को हम पूर्ण नहीं कह सकते। तो हमारी जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं कही जा सकती। ठीक है। उसके बाद है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में आपके पास कॉन्सेप्ट है। पहला कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो क्या ये सही है? सबसे पहले बात आती है कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। हमने पीछे भी बताया था अपरिमेय संख्याएं हमारे पास ऐसी होती हैं, √2, √3, √15, रूट वाली ऐसी टर्म्स जिनका रूट मेरे पास पूरा पूरा नहीं निकलता है। ठीक है, जिनका रूट मेरे पास पूरा नहीं निकलेगा वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं मेरी रियल नंबर, जिसमें हम परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो वो मिला के मेरी वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो क्या हम अपरिमेय को वास्तविक बोल सकते हैं? बोल सकते हैं भाई, क्योंकि वास्तविक में अपरिमेय तो आती ही है।
आती है ना, तो ये हमारा सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। दूसरा है इसमें संख्या रेखा पर। अब ये संख्या रेखा क्या होती है भाई, चलो बताएंगे। संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु होता है वो रूट m के रूप में होता है। ठीक, मतलब रूट m कोई भी संख्या है उसका रूट निकालूंगी तो मेरे पास संख्या रेखा की सारी टर्म निकलती जाती हैं। तो ये सही है या नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले हम संख्या रेखा देखेंगे। संख्या रेखा यही होती है जो हमने ऐसे करते थे ना, ये 0 होता है, 1 2 3 4, और इस साइड नेगेटिव टर्म होती हैं -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये जो होती है ये हमारी संख्या रेखा बोली जाती है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, ये जो सारे बिंदु हैं उनको हम रूट m के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें हम कहेंगे कि ये हमारा असत्य है। अब असत्य क्यों है, क्योंकि ये जो नेगेटिव संख्याएं होती हैं ये किसी भी टर्म का रूट नहीं होती भाई, ये चीज़ हमको याद रखनी है। जो नेगेटिव संख्याएं हैं उनको हम रूट m के रूप में नहीं लिख सकते, हर पॉजिटिव संख्या को लिख सकते हैं। ठीक है, बट नेगेटिव संख्याएं किसी भी टर्म का रूट करोगे तो पॉजिटिव संख्या तो आ जाती है लेकिन नेगेटिव संख्या उसमें नहीं आती, तो ये हमारा असत्य है। इसमें तीसरा है आपके पास, प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है वह एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या को अपरिमेय संख्या कहा है। वास्तविक संख्या हमने पहला पार्ट किया था, उसमें अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या बताया था, तो हमने कहा था कि वो सत्य है। अब ये उल्टा पूछ रहा है कि क्या वास्तविक संख्या को अपरिमेय संख्या कह सकते हैं, तो वास्तविक को अपरिमेय नहीं कहा जा सकता, ये असत्य है। अब क्यों नहीं कह सकते, वास्तविक में तो आती हैं आपके पास परिमेय प्लस अपरिमेय, और यहाँ पे सिर्फ अपरिमेय है, तो अपरिमेय को तो अपरिमेय कह ही देंगे, लेकिन ये जो परिमेय संख्याएं हैं इनको हम अपरिमेय थोड़े कह सकते हैं, तो हम वास्तविक संख्या को अपरिमेय नहीं कह सकते, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है आपका, क्या सभी जो धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक के जो वर्गमूल हैं वो अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं या नहीं? धनात्मक पूर्णांक कौन से होंगे, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू, फिर उनके वर्गमूल यानी कि हर टर्म का वर्गमूल। तो ये जो टर्म निकल रही हैं क्या वो सारी अपरिमेय निकलेंगी? तो हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो 1 का रूट है वो हमारे पास 1 निकलेगा, जो 2 का रूट है उसको हम डेसिमल में निकालेंगे तो 1 पॉइंट कुछ निकलेगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या होती है। 3 का रूट है जो, वो भी आपका डेसिमल में निकालोगे वो भी पूरा नहीं निकलेगा, वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है। 4 का जो रूट होता है वो निकालेंगे वो 2 निकलेगा, लेकिन 2 जो होती है वो एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसी तरह आगे 5 का रूट पूरा नहीं निकलेगा, 6 का नहीं निकलेगा, 7 का नहीं निकलेगा, 8 का नहीं निकलेगा, लेकिन अगर 9 का रूट निकालेंगे वो 3 निकलेगा, जो कि एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हर धनात्मक संख्या का जो वर्गमूल निकाल रहे हैं वो कुछ तो परिमेय निकल रही हैं और कुछ अपरिमेय निकल रही हैं, लेकिन ये तो कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय होते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है, तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक तो √4 और एक √9 जो कि परिमेय संख्या होती है। ठीक है, एक इसमें है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, √5 को संख्या रेखा पर दिखाना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखेंगे।
सबसे पहले इसमें है आपके पास संख्या रेखा, ये 0 1 2 3, हमको √5 को दिखाना होता है। तो सबसे पहले इसका एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, वो समझेंगे। √5 के लिए हम क्या कर सकते हैं, √5 आएगा आपका 4 + 1 का रूट, 4 और 1 का रूट 5 होता है, तो √5 निकलेगा, जिसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर + 1 के स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो ये आ जाएगा वही 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो √5 के लिए हमको 1 और 2, एक बेस चलेगा, एक आपका परपेंडिकुलर चलेगा। तो यहाँ से हम बेस तो लेके चलेंगे 2 और परपेंडिकुलर लेके चलेंगे 1। ठीक है, तो बेस कितना है 2, यानी कि 0 से लेकर 2 तक बेस है ये, 0 से लेकर 2 तक, और फिर 1 लेना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब सबसे पहले हम यहाँ 2 पर एक लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे। ठीक, फिर यहाँ पे हमको 1 यूनिट काटना है, यानी कि जितनी दूरी मेरी यहाँ 0 और 1 के बीच की है, इतनी दूरी हम यहाँ से इस परपेंडिकुलर को काटेंगे। जितनी दूरी 0 और 1 की है 1 यूनिट, वो 1 यूनिट यहाँ काटनी है इस 2 के परपेंडिकुलर के ऊपर। तो यहाँ से यहाँ तक तो हो गया 2, और यहाँ से यहाँ तक हो गया 1। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको मिलाएंगे हम 0 से, तो ये 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस निकल जाएगा √5। ठीक, अब क्या करना है, लेकिन ये जो √5 है ये मेरा संख्या रेखा पर तो नहीं आया, तो इसको संख्या रेखा पर कैसे लाएंगे। प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल की नोक यहाँ रखेंगे, इतनी दूरी प्रकार में भर के यहाँ से एक चाप लगा देंगे, और ये जो चाप आपकी संख्या रेखा को जहाँ पर भी काटेगी, ये जो वैल्यू है ये आपकी √5 निकलेगी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना मैं अगली वीडियो में √5, √2, √3 तीनों पार्ट इकट्ठे दोबारा से समझा देंगे। ठीक है, अच्छे से करेंगे इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार आ भी जाता है पेपर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल अगली वीडियो में आपको दोबारा समझाएंगे। ओके।